just that, ladies and gentlemen, all the way from Karachi में ज्वाइन कर रहे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, कल भी जो इनके बयान थे जरा उनके ऊपर जरूर इनसे दोबारा हम कहेंगे कि जहन साजी करें. But ladies and gentlemen, with us, we might lucky that we've been joined with Mr. Tanveer Ahmed. Tanveer bhai, assalamu alaikum. How do you feel? वालेकुम सलाम. मैं तो फील अच्छा करो, लेकिन आपको लगता है ज्यादा ही फील कर रहे हैं. अच्छा, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा, मैं आपकी फीलिंग्स भी जो है वो जरूर जानना चाहूंगा और अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उन तक जरूर पहुंचाऊंगा. But for everybody who's out there, sir, just a quick reminder कि आज क्या हुआ, ladies and gentlemen. Let's take a good look at the match summary as well. With Pakistan won the toss, elected to bat first. From top order, ladies and gentlemen, with magnificent performances, फरहान और साइम अयूब की ऐसी ताबड़तोड़ किस्म की पार्टनरशिप हमें देखने को मिली, which actually gave us a wonderful stand down deal. It was Hasan Nawaz with 15 of 7, then Khushdil not out. On the contrary, I think it was the West Indies bowlers who actually did struggle a bit against Pakistan because they did really stand a chance against our opening pair, and then coming down to West Indies, even they came back and they did threaten Pakistan with a Thanzil Rutherford making good scores in the opening partnership. On the contrary, it was Sufyan Muqeem saving the game, and then towards the end was Hasan Ali, with death bowling. And we did speak about it. Towards the end, Pakistan winning by 13 runs. Ji, Madam Sana, what do you make of it? And, good series win for Pakistan. बिल्कुल काफी इंटरेस्टिंग आज सिलेक्शन थी. टू स्टार्ट विद फखर जमान नहीं थे और खुशदिल शाह आते हैं, और उस हिसाब से बहुत जरूरी था साहबजादा फरहान और साइम अयूब को ऊपर से रन करना. और ये बड़ा अच्छा लगा कि साहबजादा को एक प्रॉपर जो लॉन्ग रन हम बात कर रहे थे कि इनको मिलना चाहिए, वो तीनों मैचेस उनको मिले. और उसमें उन्होंने बताया भी कि क्यों उनको वहां पर होना चाहिए, क्योंकि जब साहबजादा परफॉर्म करते हैं इस यंग टीम के साथ तो एक पूरी टीम की शक्ल बदल जाती है. एक प्रॉपर आपको एक ऐसा बैटर कंप्लीट मिल जाता है जो हर गेयर में खेलता हुआ नजर आता है और एग्रेसिव भी नजर आते हैं. उनकी बार बार जब आप प्रेजेंटेशन में उनकी बात करें तो वो बार बार ये जिक्र करते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे रन से टीम मैच जीते. तो ये एक बड़ी अच्छी सोच है और बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया. साइम अयूब दोबारा फॉर्म में नजर आ रहे हैं, विच इज अ ग्रेट साइन फॉर पाकिस्तान. विदाउट फखर एंड शाहीन आप एक डिसाइडर खेलने जाते हैं, एंड मोर और लेस आपके मेजॉरिटी प्लेयर्स उस प्रेशर को हैंडल करते हैं, उसमें से विक्टोरियस निकलते हैं. सो दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान. एग्जैक्टली, सर्टेनली ग्रीन शर्ट्स इमर्जिंग विद सक्सेस. तनवीर भाई, मैं बाकी बात जरूर करूंगा, अभी हमारे पास काफी टाइम है, लेकिन सबसे पहले जो मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ वो ये है कि लुकिंग एट, जैसे कि आज पाकिस्तान की टीम ने या हमारे खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया, ऐसा लगा कि हैप्पी बंच है. दे प्लेड एज अ यूनिट, देयर वाज अ लॉट ऑफ रेजिलियंस, they did not succumb to the pressure, and that too under the captaincy of Salman Ali Agha. Let's start from here first. देखिए, इस किस्म की परफॉर्मेंस जब कोई भी टीम देती है, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की जाहिर सी बात कर रहे हैं, तो मजा भी आता है कि यार बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है. लेकिन फौरन से नेक्स्ट मैच में ऐसी परफॉर्मेंस होती है कि हमें बात करने का बिल्कुल मजा नहीं आता, जिस तरह हमने आखिरी मैच में बात की, कल लास्ट मैच में. अब ये जो परफॉर्मेंस हुई, इसमें आपके कुछ सीनियर प्लेयर्स भी नहीं खेले थे. मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा था, मैं सीरीज से पहले भी बोल रहा था, हमारी टीम फार बेटर है वेस्ट इंडीज से, हमारा कोई उससे मुकाबला ही नहीं. लेकिन आप देखेंगे पहला मैच हम 13 रन से जीते, 14 रन से दूसरा मैच हम हार गए, ये मैच भी हम 13 रन से जीते. उसके ऊपर तो मैं बाद में आऊंगा, जो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की हमें जरूरत है. साहबजादा फरहान की अगर हम बात करें, देखिए इस लड़के को ना पहले से ही आ जाना चाहिए था, कुछ अर्सा पहले से ही आ जाना चाहिए था. अब मुझसे अगर आप ये सवाल करेंगे, मुझे पता आप बोलेंगे तो पहले से आना चाहिए था, तो किसकी गलतियां थी वो उस पर मैं अभी नहीं आना चाहता. मैं नहीं पूछ रहा अभी. अब साहिबजादा फरहान की चूंकि आपने बात कर दी है तो साहिबजादा फरहान को आना चाहिए था. हम इस हवाले से पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, जहाँ पे हमने ये कहा कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी थे. हमने साइम की फ्लैम्बॉयंस के बारे में भी बात की थी कि यार आप कैसे चलेंगे. तो मेरा ख्याल है आई थिंक दिस वाज राइट टाइम फॉर साहिबजादा फरहान टू बी. तनवीर भाई ने मुझसे एक सवाल किया था, आज मैं भी करूंगी. करे कि अगर आपके कहने पे हम बाबर रिजवान दोनों को ले आए तो साहबजादा कहाँ खेलेंगे? नहीं, मैं तो अच्छा सवाल है. मैं तो चाहता हूँ मेरे से कोई ना कोई बात करे, मजा भी आता है. देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास साहबजादा फरहान भी है, आपके पास साइम अयूब भी है, आपके पास फखर जमान भी है, आपके पास ऑलरेडी 3 ओपनर्स हैं, तो अगर आप रिजवान को और बाबर को लेते हैं, वैल्यू देनी है. एक चीज मैं साहबजादा फरहान की ये जरूर मेंशन ये करना चाहता हूँ कि देखो, हर शॉट सिर्फ मिड विकेट पे शॉट नहीं लगता. ठीक है, आप अच्छा खेल रहे हो, आपके बल्ले पे बॉल लग रही है, लेकिन जब साहबजादा फरहान किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट आएगा, उसको सिर्फ एक जगह पे शॉट नहीं मारने देंगे. आज भी आप देख लो, जब वो आउट हुआ
उससे पहले 2-3 ओवर जो खेल रहा था, फास्ट बॉल उसको राउंड द पिट आके ओवर ऑफ स्टंप पे यॉर्कर्स कर रहे थे और वो कवर्स पे बिल्कुल अपनी क्रिकेट को यूज ही नहीं कर रहा, अपने बैट को कवर्स पे यूज ही नहीं कर रहा, वो ऑफ स्टंप पे आके सिर्फ मिड विकेट पे खेली जा रहा है। अब आप अपने रन खुद जाया कर रहे हैं, आप इससे ज्यादा रन कर सकते हैं अगर सिर्फ बॉलर को ये पता है कि भाई एग्जैक्टली तनवीर भाई, लेकिन फाइनली ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने अभी डोमेस्टिक का भी तस्करा किया कि सारे अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स भी वो खेलते हैं, जो डोमेस्टिक की उनकी परफॉर्मेंस थी उनको वो ट्रांसलेट करने में आज कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वी डिड सी कि उन्होंने अपने इंटरनेशनल एरिना में ही गॉट अ स्ट्रॉन्गर फुटप्रिंट। आप उनकी बैटिंग को सना आज कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे जो नजर आई इम्प्रेसिव बात साहबजादा फरहान की, एक तो इंटेंट बहुत अच्छा है, जब भी खेलते हैं, जब भी क्रीज ऑक्यूपाई करते हैं, ही वांट्स टू डोमिनेट। ये इनका रिलीज शॉट है, ऑलमोस्ट हर मैच में जो स्पिनर आता है तो पहला शॉट इनका इधर ही जाता है। तो ओवरऑल अप्रोच मुझे इनकी बहुत अच्छी नजर आई, तगड़े बहुत हैं। जब प्रॉपर इनके बैट का मिडल होता है तो बाउंड्री से बाहर ही बॉल जाता है। रेंज ऑफ शॉट्स भी बहुत अच्छे हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट आप देखें, रिवर्स स्वीप्स भी हैं इनके पास, पोल शॉट्स भी हैं, डाउन द ग्राउंड भी खेल सकते हैं, फिटनेस भी बहुत अच्छी है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स की बात करें और डरते नहीं है। फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, फास्ट बॉलर्स को भी बहुत ही अच्छा टैकल करते हैं। तो ये ओवरऑल एक आपको कंप्लीट पैकेज सा नजर आता है। और आपने जब इतने रन किए होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में तो ऑब्वियसली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, बट जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है ना वो बहुत अच्छी है। वो आपको नजर आता है कि ही वांट्स टू डोमिनेट। जब उनको अपने जोन में बॉल मिल जाता है फिर वो मैक्सिमम पे ही जाते हैं। ये वेट नहीं करते कि अभी रन रेट क्या है, वो खुद किस रन पे खेल रहे हैं। मुझे याद है जो बांग्लादेश के 2 मैचेस इनको बिठाया तो आखिरी मैच में जिस वक्त खेला तो पहला इन्होंने स्टार्ट मैक्सिमम से ही लिया था। सो इट डजंट मैटर कि वो बॉल उनको पहला मिल रहा है या दूसरा मिल रहा है या वो सेट है कि नहीं, ही विल गो फॉर दैट शॉट। और दिस इज मॉडर्न डे क्रिकेट कि जिसमें आप मैक्सिमाइज भी करें, स्ट्राइक रोटेशन भी करें और आप रिडीम उन रन की वजह से जीते। एग्जैक्टली, बेशक वो 140 के स्ट्राइक रेट से खेले, आज प्लेयर ऑफ द मैच भी वो रहे हैं, लेकिन तनवीर भाई का एक कंसर्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जहाँ पे एक्सेलरेट करना था वहाँ ऐसा लगा भी कि वो थोड़े से स्टक हो गए। और जहाँ पे अभी आपने कहा कि फुल शॉट भी अच्छा है, रिवर्स भी अच्छा खेलते हैं, रिवर्स स्वीप भी मार लेते हैं, काफी उनके पास एरे ऑफ शॉट्स अवेलेबल है। डू यू एग्री विद तनवीर भाई का जो भी कंसर्न है? बिल्कुल, देखिए जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं इट्स अ स्टेप अप फ्रॉम डोमेस्टिक क्रिकेट। और जिस वक्त आप शुरू में आके 1-2 दफा रन बनाते हैं या विकेट्स लेनी शुरू करते हैं, उसके बाद ऑपोजिशन आपके ऊपर प्लानिंग शुरू कर देता है। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल एरिना में नए होते हैं तो आपको थोड़ा सा लीवे इस तरह से मिल जाता है कि अभी सबको पता नहीं होता आपके शॉट्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। तो अभी इनके ऊपर काम होगा मजीद, इनके ऊपर बाकी ऑपोजिशन इनको और बॉक डाउन करने की कोशिश करेगी। तो यही काम है अब इंटरनेशनल लेवल पर इन प्लेयर का अपना कि उसको इवॉल्व करे और जो कोचिंग स्टाफ है वो प्रोएक्टिवली उन चीजों पे काम करे जो साहबजादा की गेम में अभी नहीं है। और ये हर प्लेयर का है, आप किसी भी नए प्लेयर को लाएंगे, किसी भी पुराने प्लेयर के साथ इवन आपको ऑपोजिशन, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, वो आपकी वीकनेसेस को अटैक करेंगे। अब उनको टैकल कैसे करना है, काउंटर पंच कैसे देना है, वो अब प्लेयर और कोचिंग स्टाफ का काम है। सो कंप्लीट प्लेयर कोई भी नहीं होता, आप जितना भी कंप्लीट प्लेयर ले लें उसकी भी कहीं ना कहीं वीकनेस होती है। अब उसको वो मैनेज कैसे करेंगे वो उनके ऊपर। एग्जैक्टली, आई थिंक जहाँ हमने उनके मैनेजमेंट के हवाले से बात की है, जहाँ शॉट सिलेक्शन के हवाले से बात की है, वहाँ तनवीर भाई एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आज तो हमें यही लगता है वाज़ेह तौर पर कि साहिबजादा जो है वो अपनी जगह सीमेंट कर चुके हैं। जो आज फ्लेक्सिबिलिटी दोबारा से देखने को मिली, हसन नवाज हमें तीसरे नंबर पे नजर आए। अब क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम फखर को एज अ फ्लोटर या फिर मिडिल ऑर्डर में यूटिलाइज करें? देखिए, फखर जमान को आप पहले भी यूज करते हैं मिडिल ऑर्डर में, इससे पहले भी यूज हो चुका है। देखिए, मेरी सोच ना थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं ये कहता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अगर आप किसी ओपनर को मिडिल ऑर्डर में लाते हैं तो इसका मतलब जो मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ जबरदस्ती का आप एडजस्ट करने की उसको कोशिश कर रहे हैं। अगर ओपनर को आप मिडिल ऑर्डर में लेके आते हैं तो अगर फखर जमान जैसा मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको जबरदस्ती एडजस्ट कर रहे हैं। हमेशा इंटरनेशनल क्रिकेट में ये होता है कि नीचे से बंदा ऊपर जाता है, नीचे जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप कोशिश करते हैं यार इसको ऊपर भेजें, जिस किस्म की आजकल क्रिकेट चल रही है, अगर ये अच्छा कर सकता है तो हमें फायदा होगा। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे किसी को ला रहे हैं, हम क्यों नहीं मिडिल ऑर्डर में? बेशक आप अगर लोग कहते हैं कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर कोई अच्छा प्लेयर है, T20 क्रिकेट का डोमेस्टिक अच्छी खेल रहा है, अगर वो मिडिल ऑर्डर में हमें कहीं ना कहीं से मिल सकता है तो हम उसको क्यों ना लेके आए? तो हसन नवाज देखिए मिडिल ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए, हसन नवाज का जो हाल है ना, वो जो मुझे समझ आती है ना, इन्होंने हैदर अली वाला कर
कर दी है। उसको पाकिस्तान टीम से एज ओपनर खिलाया, फिर उसके बाद वो फ्रेंचाइज में आके जब खेला उसको पावर हिटर के लिए नीचे छठे 7वें नंबर पे 5वें नंबर पे उसको बैटिंग कराने लग गए। तो हसन नवाज जो जिसने न्यूजीलैंड में आके 100 किया था एज ओपनर किया था, तो वो क्या अब नीचे आके 100 कर पाएगा? क्या उसको हम जो प्लेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको पावर हिटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उसका स्टांस है ना, जो खड़ा होता है बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, उसकी वजह से वो पीछे की बॉल पे इतनी आसानी से अच्छा नहीं हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, लड़कों को मैसेज भी देता हूँ कि बहुत सी चीजें इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये टीम वीक है। अच्छा जो बॉलर होगा हसन नवाज को तगड़े बाउंसर करेगा, वो कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा ओपन कम बैक। और जहाँ पे हमने साहिबजादा फरहान के हवाले से बात की, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, वहीं पर मेरा ख्याल है कि बहुत ही जरूरी है कि हम जरूर तस्करा करें साइम अयूब। ऑल राउंड टैलेंट नजर भी आते हैं। इनके फ्लैट पॉइंट्स के हवाले से हमने पहले बात की, 250 इन्होंने किए और यही थे जिन्होंने दूसरी तरफ से हमारे फोर्ट को होल्ड करके भी रखा। 134 के स्ट्राइक रेट से खेले, 4 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, 66 फॉर अ गुड कॉज और 49 डिलीवरीज। और यू सी साइम अयूब सना बहुत जरूरी था इनका T20 में परफॉर्म करना। इस सीरीज से पहले काफी लीन पैच चल रहा था इनका T20 के। अगर आप फिगर्स देखते थे तो 50s नहीं थी, इस दफा 2 50s नजर आई सीरीज में, तो ये बड़ा अच्छा साइन है। वंस अगेन ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ बैलेंस टू द स्क्वाड, क्योंकि बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह का स्टार्ट जब दे देते हैं 50 रन 4 ओवर में या 6 ओवर्स में, तो बहुत नीचे वालों के लिए आसानी भी हो जाती है। और फिर राइट और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन की वजह से आपको और फायदा होता है। नो लुक शॉट जब वो खेलनी शुरू कर दें तो पता चल जाता है कि फुल फॉर्म में आ चुके हैं साहिबजादा फरहान। और क्रीज का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप देखें तो बहुत अच्छा क्रीज का इस्तेमाल करते हैं और प्रेशर डालते हैं। तो 250 इस सीरीज में इनकी हुई, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है इनके लिए भी। मूविंग फॉरवर्ड फॉर द वर्ल्ड कप, जब हम बात करते हैं वर्ल्ड कप की टीम की तैयारी की, डेवलपमेंट की, तो दिस विल गिव हिम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, स्पेशली क्योंकि आज फखर जमान नहीं थे। तो इन दोनों की इनिंग्स और ज्यादा क्रूशियल नजर आती है, क्योंकि अभी पता यही चला कि फखर जमान को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो सकता है, वो ओडीआईज में भी ना हो। तो ये जब आपको ये पता होता है कि आपका सीनियर मेंबर नहीं है और उसके बाद यू शो कैरेक्टर और आप आके परफॉर्म करते हैं जिस तरह दोनों साहिबजादा और साइम ने किया, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट साइन फॉर पाकिस्तान। एग्जैक्टली, इट इज अ ग्रेट साइन। और तनवीर भाई, जैसे हम साइम के हवाले से बात करें, साइम के लिए जो एक चीज बड़ी एविडेंट रही है वो ये कि चूंकि स्ट्रोक प्लेयर है, अच्छी पिचेस मिलती थी, अच्छी कंडीशंस मिलती थी, तो ऑन द आप जरूर खेलते थे। अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश में हमने जरा स्ट्रगल करते हुए उनको देखा जहां पे स्लो पिचेस होती थी, लेकिन आज बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अडैप्ट भी किया, अकोमोडेट भी किया, इस पूरी सीरीज में डिलीवर भी किया। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब ये PSL में खेल रहे थे 1-2 साल पहले, जब इन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया था, और उस टाइम मैंने एक चीज इनके बारे में बोली थी कि मैंने ये बोला था कि इस वक्त पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ अच्छे टैलेंट में से ये एक टैलेंट है। ये अभी उस टाइम इसने डेब्यू भी नहीं किया था, और मैंने ये बात भी बोली थी और आज भी बोल रहा हूँ, ये वो टैलेंट है। ये अगर बाहर हुआ तो आउट ऑफ फॉर्म की वजह से होगा, या जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होगा तब ये पाकिस्तान टीम छोड़ेगा। अदरवाइज इसमें इतना टैलेंट है, अगर इसका ध्यान अपनी क्रिकेट के ऊपर रहा, इसको पाकिस्तान टीम से साइम अयूब को कोई बाहर नहीं कर सकता। अच्छा तनवीर भाई, जो मैं पॉइंट यहाँ पे रेज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि अच्छी कंडीशन में तो ये अच्छा खेलते थे, ऑन द आप खेलते थे, स्ट्रोक प्लेयर है, लेकिन जैसे इन्होंने बांग्लादेश में स्ट्रगल किया ऑन स्लो पिचेस, यहाँ पर वैसे ही लगा उसके ही बरअक्स। यहाँ पर जब हमने बात की थी पिचेस के हवाले से कि स्लो होंगी पिचेस, वहां पर इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अडॉप्ट किया। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर होता है ना, ठीक है, वो जिसके कट्स बहुत अच्छे होते हैं, जिसके पुल बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, शॉट्स बड़ी जबरदस्त होती है, वो हमेशा बाउंसी पिच पे बहुत अच्छा खेलता है, और स्पेशली ओपनर जो ये हैवी ओपनर। लेकिन आप ये देखें, मैं ये कहने लगा था, इंजरी से पहले ये कितनी अच्छी फॉर्म में था। ऑस्ट्रेलिया गया, साउथ अफ्रीका खेला जाके, वहाँ बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, इवन बॉल आता है ऊपर नीचे रहता नहीं, लो होता नहीं, तो वहां पे इसने कितना जबरदस्त व्हाइट बॉल क्रिकेट में इसने रन। इसके बाद सब हैरान हुए, यार इसको क्या हुआ।
तो ये जो नेचुरल टैलेंटेड स्ट्रोक प्लेयर्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं लो पिचेस पे स्लो, जहाँ पे बॉल नीचे रहता है, ब्रेक होता है, वहां पे स्ट्रगल करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये जो प्लेयर्स होते हैं ये इम्प्रोवाइजेशन में इतने अच्छे नहीं होते, इनका कॉन्फिडेंस सिंगल डबल से इतना अच्छा नहीं बनता जब तक ये चौके वगैरह सर्किल में अपिश ना खेले, जो आप ये बोल रहे हैं, उससे इनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बनता चला जाता है। फिर उसके बाद ये अपनी इनिंग थोड़ी सी बिल्ड करते हैं। तो साइम अयूब के ये जो 250 इसने किए हैं, इसके लिए आगे के लिए बहुत अच्छा है। और हमारे जो भी लड़के इस वक्त खेल रहे हैं, ज्यादातर तो यही अब हमें समझ आता है कि यही लड़के एशिया कप में, मैं भी फिलहाल एशिया कप की बात कर रहा हूँ, एशिया कप में जाएगी यही बैटिंग लाइनअप। तो उससे पहले जो लड़का परफॉर्म कर सकता है, अपना कॉन्फिडेंस ले सकता है, चाहे उसको बॉलर है, चाहे उसमें बैट्समैन है, या जो भी एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, कर सकता है जिस तरह कर रहे हैं लड़के, तो मेरे ख्याल में उनका कॉन्फिडेंस भी जो है वो बहुत बिल्कुल बूस्ट होगा, बिल्कुल बूस्ट होगा। क्योंकि आपने खुद भी तस्करा कर दिया कि आप एशिया कप के हवाले से बात करें, तो सना जो अभी तनवीर भाई ने बात की कि जो लड़के खेल रहे हैं प्रीटी मच यही अब हमारे प्लान्स का भी हिस्सा है। अगर हम इसी सीरीज की बात करते हैं पाकिस्तान अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, टू मी या टू पीपल आउट देयर एज वेल, जो भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि यार ये बैटिंग ऑर्डर ठीक है और ये अच्छे से परफॉर्म किया उन्होंने इस सीरीज में। हाउ डू यू सी गोइंग फॉरवर्ड दिस बैटिंग लाइनअप? देखिए काफी अच्छा बैटिंग लाइनअप नजर आता है, बट मैं अभी भी ये बात करूंगी कि बाबर का वापस आना, एक बंदे का आना इसलिए जरूरी है। ठीक है अभी साहबजादा परफॉर्म कर रहे हैं, फखर जैसे आज इंजर्ड हुए हैं, कल को खुदा न खास्ता क्रिकेट एक ऐसी गेम है किसी वक्त कोई इंजरी हो सकती है। अगर आपके फर्स्ट 11 में कोई इस वक्त नहीं भी आ रहा, क्वालिटी प्लेयर आपके पास बेंच पे तो आप बाबर को नहीं बिठाएंगे, लेकिन बाकी आपके पास एक स्क्वाड में लोग होने चाहिए। क्योंकि उसकी वजह ये चैंपियंस ट्रॉफी में आपको याद होगा जिस वक्त हमने टीम सिलेक्ट की तो आपको फिर सऊद शकील से ओपन करना पड़ा, जब आपके पास प्रॉपर रीइंफोर्समेंट नहीं थी। साइम भी इंजर्ड हो गए थे, फखर भी इंजर्ड हो गए थे, फिर आपको क्या करना पड़ा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जिस बेचारे ने कभी ओपन नहीं किया उसको आपने ओपन पे कर दिया। तो आपको अभी ठीक है आप वेस्ट इंडीज से जीती हैं, आप बांग्लादेश से जीती हैं, अभी बड़ी टीमों के साथ मुकाबला है, वहां पे एक डिफरेंट क्वालिटी ऑफ प्ले आपको चाहिए होगा। तो मुझे ये लगता है कि अब आप बहुत करीब हैं उस 11 के जो आप सोच सकते हैं। तो अगर इस मैनेजमेंट के थिंक टैंक के दिमाग में बाबर की वापसी है तो वो जो आपकी ट्राई नेशन है वो उसमें होनी चाहिए। आप डायरेक्टली उनको एशिया कप में ना डालें, आप डायरेक्टली उनको वर्ल्ड कप में ना डालें, और अगर आप उसमें नहीं डालते फिर आप इस बैटिंग लाइनर के साथ स्टिक करें, बिकॉज एक सीनियर प्लेयर को भी वापस आके रन बनाने बहुत जरूरी है, क्योंकि अब वनडे क्रिकेट इतनी हो नहीं रही। एग्जैक्टली। और जहां पे अब मैंने बैटिंग की बात कर दी, आपको लगता है कि एक स्टेबिलिटी वाला प्लेयर हमें जरूर चाहिए, इसमें आपने सऊद की मिसाल दी। अब जरा बाजिद भाई ऑब्वियसली वहां कमेंट्री कर रहे थे, तो बाजिद भाई के साथ हम राब्ते में तो जरूर रहे ओवर व्हाट्सएप। बाजिद भाई ये डिड अ वंडरफुल जॉब, लेकिन जो स्टूडियो में हमने गपशप लगाई उनके साथ, उन्होंने सीरीज से पहले ये तस्करा जरूर किया गया सुफियान मुकीम जो है वो हमारे लिए वो ब्राइट स्पॉट हो सकते हैं। अब सुफियान मुकीम की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने जो स्लाइडर और फ्लिपर डेवलप किए, जो वैरायटी वो लेकर आए, आई थिंक दैट ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इवन इन टुडेज गेम। और अगर हम उनको पहले भी शायद यूटिलाइज कर लेते हैं तो शायद हम मुख्तलिफ रिजल्ट देख रहे हो। देखिए मेरी तो जितना टाइम बाजिद भाई के साथ गुजरा ना, दो चीजों पे उनका मशवरा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, एक खाना कहाँ खाना चाहिए और एक 11 कौन सी खिलानी चाहिए। तो आई थिंक बड़ा जबरदस्त उनका ये पिक था। बहुत अरसे से वो सुफियान मुकीम की बात कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं आपको इस बॉलर की जरूरत है 11 के अंदर। और इनकी अच्छी चीज ये है कि ये वेरिएशन बहुत ही सटल है, इनकी बहुत बड़ी वेरिएशन नहीं है, पर सटल वेरिएशन करने वाला बॉलर और खतरनाक हो जाता है इस जगह पर। और होल्डर की ये विकेट बहुत ही क्रूशियल थी, अगर आप देखें इससे पहले बाहर बॉल निकाला और उसके बाद ये फ्लिपर जरा, और लेंथ बहुत अच्छी थी जिसमें वो पीछे जाना चाह रहे थे बट वो जा नहीं पाए और बॉल स्किड किया। और ये एक बहुत क्रूशियल विकेट जो आज हम सीरीज जीते उसमें इस विकेट का बहुत बड़ा रोल है, इस होल्डर जेसन होल्डर की विकेट। एग्जैक्टली। और तनवीर भाई जो इसके साथ एक बात मैं कनेक्ट करता हूँ वो ये कि हमने जब पहले भी बात की थी उसमें मैडम सना ने भी ये पॉइंट यहाँ स्टूडियो में जरूर रेज किया था कि यार हम एक फुल टाइम स्पिनर नहीं खिलाते। अब जो एक बेस कवर होती हुई नजर आती है इस सीरीज के बाद वो विद सुफियान एंड अब्रार, हमें लगता है कि ये बेस इज कवर्ड फॉर पाकिस्तान। सो मूविंग अहेड, सुफियान एंड अब्रार आर फर्स्ट चॉइसेस इन द स्पॉट। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि जेन्युइन स्पिनर्स के साथ जाएं, आप जेन्युइन बॉलर के साथ सबसे पहले जाएं। अगर आपके पास एक दो ऑलराउंडर्स अच्छे हैं, मैंने कल भी शायद ये बात की थी, उसके बाद वो जेन्युइन आपके पास नहीं है तो फिर आप जेन्युइन ऑलराउंडर्स अगर आपके पास
नहीं है, पार्ट टाइमर्स के साथ आपने जाना, तो फिर इससे बेहतर आप जेन्युइन बॉलर के साथ जाएं, जिस तरह आप सुफियान मुकीम के साथ गए। यही सुफियान मुकीम अगर बांग्लादेश की सीरीज में होता तो जरूर हमें कहीं ना कहीं फायदा भी होता। देखिए उसकी बॉल को पिक करना इतना इजी नहीं है। ठीक है, मैं अभी भी कहता हूँ कि वेस्ट इंडीज के बैट्समैन इस लेवल के नहीं है, लेकिन उसको खेलना इतना इजी नहीं है। उसका जो शोल्डर है, आर्म जो है वो क्विक होता है, उसकी वजह से उनको रीड नहीं होता कि इसका बॉल किस पेस से आएगा। आपने देखा कि वो जो फ्लाइट के साथ बॉल करता है तो वो समझते हैं शायद बॉल तेज आ रहा है, तो फ्लाइट भी उसको चेक नहीं होती है। तो इस किस्म का बॉलर जो एक डिफरेंट बॉलर है, जिस तरह इब्रार भी है, ये दोनों मुख्तलिफ बॉलर है। इनका जो बॉल करने का तरीकेकार है, ये बैट्समैन को इतनी आसानी से इनके बॉल पिक नहीं होते हैं। तो बाहर बिठा के इनको आप कॉन्फिडेंस इनका खराब कर रहे हैं। एकदम से आप इनको डालेंगे तो फिर इनकी मार अगर लग गई, ठीक है, तो फिर आप क्या बोलेंगे, नहीं कि ये बॉलर नहीं है। तो जो आपके बॉलर्स अच्छे हैं, जिनको आपने एशिया कप में खिलाना है या आगे खिलाना है, तो फिर वो जो बॉलर्स हैं उनको जो है आपने पूरे मौके देने। एक बात अभी थोड़ा पीछे जाऊंगा, ये सना ने एक बात की थी कि एशिया कप में सऊद शकील से ओपन कराई गई। देखिए वो वजह ये थी कि जब फखर जमान अनफिट थे, फिर साहिब अयूब अनफिट थे, तो इसमें हमारी सिलेक्शन कमेटी का मसले मसाइल थे, जिनको पता होना चाहिए था कि यार हमने जेन्युइन ओपनर्स रखने, हमने स्पिनर्स लेके आए, तो उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से फिर सऊद शकील को हमने ओपन कराई। और भी मसले मसाइल थे, तो हम कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। लेकिन अब जो टीम आपको नजर आ रही है या जो चीजें बेहतर हो रही है, कोशिश करें इन्हीं प्लेयर्स को कंटिन्यू चांसेस दें। ठीक हो गया तनवीर भाई, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं जरा एक छोटे से वक्फे की जाने बढ़ना चाहता हूँ, वापस आके यहीं से भी गुफ्तगू में वापस जलवागर होते नजर आए। हसन अली आए, ऐसा लगा कि शायद आप वी कमिंग बैक एज ए यूनिट टुगेदर, अगर आप हम सिर्फ बॉलिंग यूनिट की बात करें। जी बेहतरी आपको नजर आ रही है। शाहीन की कुछ जो नए बॉल से परफॉर्मेंस पहले मैच में अच्छी नजर आई। हारिस रऊफ की आज बॉलिंग काफी बेहतर नजर आई। पहले मैच में जरा वही एक्सपेंसिव साइड पे चले गए थे। हसन अली का भी दोबारा से देखना होगा कि वो उनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि टाइम और चाहिए। बट ओवरऑल अगर देखें फील्डिंग स्टैंडर्ड भी बहुत मुश्किल कैच था, इतना आसान नहीं था। बट अब आप देखें फुल हारिस रऊफ की सेलिब्रेशन भी आपको नजर आ रही है। स्पिनर्स का बीच में आना, नवाज की सीरीज बहुत अच्छी रही, मोहम्मद नवाज की अगर हम बात करें। साइम के इतने इस सीरीज से पहले एक ही विकेट थी उनकी, तो वो भी नजर आए इन विकेट्स कॉलम। एंड सुफियान को फाइनली शुक्र है मौका मिला कि वो विकेट्स कॉलम में आ सकते हैं, 11 का हिस्सा बन सकते। तो एक हसन अली का थोड़ा सा एक फैक्टर नजर आया कि वो आपको देखना होगा। और फहीम अशरफ को यू हैव टू यूज हिम एज अ सिक्स्थ बॉलर, फिफ्थ बॉलर के तौर पे अभी उनका रोल मुझे समझ नहीं आ रहा। तो हमें ये देखना जरूर होगा कि जब भी फहीम अशरफ खेलते हैं, यू नीड टू हैव 5 अदर बॉलर्स और उनको आपको 6 बॉलर के तौर पे यूज करना होगा, अदरवाइज आपकी बॉलिंग थोड़ी सी वीक फिर नजर आती है। एग्जैक्टली। और जहां सिर्फ स्पेसिफिकली तनवीर भाई फास्ट बॉलिंग के हवाले से बात करूं, तो जो एक और बात है वो जाहिर सी बात है जो जरूरी भी है कि क्या नसीम शाह आपको T20 सेटअप में नजर आते हैं? क्योंकि अगर हम रिसेंट पास्ट में देखते हैं, हमें सलमान मिर्जा भी नजर आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास, पाकिस्तान के पास अब इनफ आर्सेनल है, अब इसको सही तरीके से यूटिलाइज करना बाकी है। देखिए मुझे तो नसीम शाह ओडीआई क्रिकेट में भी नजर नहीं आते। जो उनकी फिटनेस है, जो मुझे फिटनेस लगती है, जो जिस तरह वो भाग रहे हैं या जिस तरह वो बॉल कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि वो 100% फिट है। अगर वो फिट हो तो नो डाउट वो बहुत अच्छा बॉलर है और T20 क्रिकेट खेल भी सकता है। लेकिन आई थिंक वो फिटनेस की वजह से उसकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं रह रही। अभी आप ओडीआई की टीम में हैं, आप देखें उनको मौका मिलता है या नहीं मिलता। देखिए अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं ना, तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। मैं कहता हूँ कि आपके पास मोहम्मद हसनैन भी है, आपके पास खुरम शहजाद। देखिए खुरम शहजाद का आपने जो नाम दिया ना, पर्सनली मुझे वो लड़का बहुत पसंद है। वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, अगर आप PSL में देखें, और वो डोमेस्टिक में भी 4-डे क्रिकेट में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अभी इंग्लैंड भी वो काउंटी क्रिकेट खेलने गया हुआ, वहां भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। उस लड़के को थोड़ा नजर में रखना चाहिए। ये मत देखें कि हम 19 साल का लेके आएंगे, 18 साल का लाएंगे या 20 साल का लेके आएंगे, ज्यादा क्रिकेट खेलेगा। नहीं, जिसके पास एक्सपीरियंस है, अगर वो 30-31 साल का भी है, अगर उसको एक्सपीरियंस है, वो स्टिल फिट है और अच्छी बॉलिंग कर रहा है,
उसको जरूर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका दें। जो मैं 2-3 और फास्ट बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास ऑप्शंस हैं, फास्ट बॉलिंग में यानी कि अच्छा कंपटीशन है, बिल्कुल कंपटीशन है हमारे पास। बस ये है कि जिन जिन लड़कों को मौके मिलते हैं वो परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, अपनी नींद पूरी करें, क्रिकेट पे फोकस करें। जब आप ये इन चीजों से भी जब हट जाते हैं ना, ठीक है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी क्रिकेट है, उसके ऊपर आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपकी रह जाती है। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करते, डाइट पूरी नहीं करते, सही तरीके से अपना फोकस नहीं होता, तो हमारे लड़कों में भी कहीं ना कहीं इश्यूज रहते हैं, वो क्रिकेट से हट जाते हैं। जरा थोड़ा सा नाम हो, PSL में परफॉर्म किया, कभी कौन सा स्टाइल आ जाता है, कभी कौन सा स्टाइल आ जाता है। यार हम जब खेल रहे थे, हमने डोमेस्टिक क्रिकेट 14-15 साल खेली, 5 टेस्ट मैच खेले, 2-2.5 साल टीम में रहा, हमें नहीं पता था कौन सा स्टाइल बनाना है, कब कॉलर खड़े करने, कब लंबे बाल रखने, कब क्या स्टाइल बनाना है। तो हम तो नॉर्मल आउट भी करते थे, चले जाते थे अपना। अब सोशल मीडिया के चक्कर में सारे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये ना फोकस इन लोगों का हट जाता है। ठीक हो गया तनवीर भाई, मेरा फोकस भी आगे पीछे हो जाएगा। मैं जरा थोड़ी सी फोकस कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, आऊंगा इस जानिब भी आऊंगा मैं जरा। मैडम सुना, अब जो एक और बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेस्ट इंडीज के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान की ये 7वीं कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज विन है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और रिसेंट पास्ट में वेस्ट इंडीज बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई। व्हाट आर द रीजंस यू सी उनके डाउनफॉल? देखिए, एक तो ऑब्वियसली एक नोन फैक्ट है कि उनकी जो पेमेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो उतने लुक्रेटिव नहीं है। तो बहुत से उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं वो लीग्स खेलने चले जाते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी मिसाल निकोलस पूरन के टैलेंट की प्लेयर की है कि वो इतने टैलेंटेड प्लेयर और इतनी यंग एज में 31 ईयर्स में उन्होंने रिटायर। दुनिया की कोई लीग नहीं है जो वो नहीं खेलते और जो जहां पर लीग वाले उनको नहीं बुलाना चाहते, पर अपनी नेशनल टीम को वो रिप्रेजेंट एक चीज ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे आपकी इसी बात से, जो मुझे याद गया कि वेस्ट इंडीज के मुतअद्दिद खिलाड़ी जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड लीग्स में हॉटेस्ट एसेट्स होते हैं। व्हाई इज इट कि इनका राइटफुल कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता अगेंस्ट एनी टीम? उसकी एक तो बहुत बड़ी मिसाल यही कॉन्ट्रैक्ट्स की, और उसमें जब आप बोर्ड से बात करें तो उनके पास भी एक बड़ा वैलिड रीजन है कि उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट चलाने में इतना पैसा लग जाता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट आइलैंड्स के आपको फ्लाइट्स लेनी है और वो सारा, कि उनके लिए फिर पैसा बाकी बाद में बचता भी कम है। तो ये भी एक प्रॉब्लम उनका बड़ा जेन्युइन किस्म का प्रॉब्लम है। पर जितना फ्लेयर वेस्ट इंडीज क्रिकेट के अंदर है वो अगर हम, क्योंकि एक तो वो लीग्स बहुत खेलते हैं तो इंजरीज भी बहुत होती हैं। अगर आप देखिए इस वक्त इनके 5 बड़े नाम इस सीरीज में भी नहीं है, रोहमन पाल नहीं है, और भी पिछले दिनों हमने लुइस नहीं है, हेथमायर इंजर्ड हो गया पिछले मैच में, ब्रेंडन किंग इंजर्ड हो गया, तो अभी एल्जारी जोसेफ, तो ये वो नाम भी नहीं थे जो इनके हर वक्त अवेलेबल हो। तो इनका जो लोड है वो भी मॉनिटर प्रॉपरली नहीं हो पाता, क्योंकि प्लेयर्स की कोशिश ये होती है क्योंकि हम अपने नेशनल कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बना रहे तो हम मैक्सिमम लीग्स खेलें, और बोर्ड भी उसको ज्यादा रोक नहीं पाता क्योंकि उनको भी पता है कि हम इनको प्रॉपरली पे नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से एक वर्कलोड मैनेजमेंट की जो बात है कि आपके राइट टाइम पर सारे अवेलेबल जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल हों, वो नहीं हो पाता वेस्ट इंडीज का। अदरवाइज टैलेंट की अगर हम बात करें, स्किल की बात करें, दे हैव एम्पल ऑफ दैट फॉर स्पेशली फॉर T20। एग्जैक्टली, और जहां टैलेंट की बात हुई है तनवीर भाई, अगर हम इस सीरीज में भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको काफी सारे मौके इस तरह के जरूर मिले हैं, लेकिन आज ही अगर हम इस मौके की बात करें तो ओपनिंग पार्टनरशिप उनको इतनी तगड़ी एलिक की और आपने मैच खराब करवा दिया। शायद अगर उसकी जगह ये इन तीनों में से कोई एक होता जिनके नाम लिए हैं तो शायद पोजीशन कुछ डिफरेंट होती। देखिए वेस्ट इंडीज का भी वही हाल है, सियासत जिस तरह की बात हो रही है उनमें सियासत बहुत है, ठीक है, उनके मेरिट का सिस्टम नहीं है वहाँ पे। उसके बाद आप ये देखें कि जितने भी, जिस तरह भी आपने जिक्र किया था ना कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो लीग क्रिकेट में बहुत ज्यादा हॉट है, उनको बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है, ठीक है। अब मेरा आप दोनों से एक सवाल है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो परफॉर्म करता है वो ज्यादा बड़ा प्लेयर होता है या जो लीग्स क्रिकेट में परफॉर्म करता है वो सबसे बड़ा प्लेयर होता है? तभी मैं इसके लिए मुझे जूम पे आना पड़ेगा। ये सोच रहे ना, ये स्टूडियो आ गए तो तुम्हारी अगर कोई मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत लोग नाराज हो जाएंगे इस बात से। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट का या लीग का जो परफॉर्मर है वो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म नहीं करता, इसका मतलब क्या है? उसका लेवल इंटरनेशनल क्रिकेट का नहीं है, ठीक है, वो लीग क्रिकेट का है।
तो फिर क्रिस गेल को यूनिवर्सल बॉस क्यों बोला जाता है? उसके तो T20 क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 रन भी नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं जो समझता हूँ तो वो फिर लीगों का प्लेयर है। जो उसका फॉर्मेट था उसमें तो उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बना के बुरा हाल कर देना चाहिए था। समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उससे ज्यादा रन तो इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर आजम के 4500। चले बाबर आजम पे तो बात आगे, लेकिन जो सवाल वो फिर यूनिवर्स बॉस क्यों है ये मुझे बता दें। जी मैं इधर ही आ रहा हूँ। देखिए बात ये है, और मैं मेरे ख्याल से सना आप ही इस सवाल का जरूर जवाब दें, क्योंकि आप ही का बनता है, और जो सिर्फ मेरी राय इस पे वो ये है कि हम अब इसको डिनाई नहीं कर सकते, सो वी नीड टू स्ट्राइक बैलेंस समवेयर। और जहां पे हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं, इट इज एसेंशियल। अगर दुनिया में बाकी सब खिलाड़ी खेल रहे हैं तो हम अपने वालों को नहीं मना कर सकते, अपने वालों की बात करें वो खेल रहे हैं तो बाकियों को नहीं मना कर सकते। आई थिंक ये बैलेंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है, ये सवाल होना चाहिए। देखिए, मना किया जा सकता है अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तरह पे करना शुरू करें। ऑस्ट्रेलिया के सारे फास्ट बॉलर्स ने अब जाके दोबारा लीग क्रिकेट शुरू की है। पिछले 1-2 सालों में मिचेल स्टार्क की बात कर लें, पैट कमिंग्स की बात कर लें, क्योंकि वो उनको इतना अच्छा पे करते हैं कि उनको लीग खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो या तो अगर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आप एक्सेप्ट करें कि भाई हम वहां पर नहीं है, तो वी विल हैव टू अलाउ प्लेयर्स, और फिर एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करें ताकि प्लेयर्स की भी कोई बिटरनेस ना है। तो ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप इसको समझें, प्लेयर्स की भी पॉइंट ऑफ व्यू समझें और अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखें। इसका हल सबसे इम्पोर्टेंट यही है, स्केड्यूलिंग आपको बेहतर करनी पड़ेगी। इसके ऊपर हमने एक पूरी रिपोर्ट भी की थी वर्ल्ड क्रिकेट उसके अंदर हमने पूरी दुनिया में तकरीबन कोई 200 इंटरव्यूज कंडक्ट किए, प्लेयर्स के थ्रू, कोचेस के थ्रू, ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन, जर्नलिस्ट, हर एक से हमने बात की। तो उसका जो मेन हल वही निकला है कि यू विल हैव टू हैव विंडोज फॉर इंटरनेशनल एंड लीग क्रिकेट। आपको दोनों की विंडोज को सेपरेट करना पड़ेगा। एक टाइम आएगा कि आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो अपनी क्रीम ऑफ प्लेयर्स है, दे आर मूविंग टूवर्ड्स लीग, और इसमें कोई शक नहीं है। अभी तो सिर्फ वेस्ट इंडीज क्रिकेट बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो रही है बिकॉज उनके पास पैसा नहीं है बोर्ड में। पर ये बाकी भी जो दुनिया की नेशंस हैं, बाकी भी बोर्ड्स हैं, इनका भी फ्यूचर यही आगे बन सकता है अगर इसके ऊपर अभी से प्रोएक्टिवली काम ना हो। एग्जैक्टली। अच्छा, क्या ये हो सकता है, ये आउट ऑफ द ब्लू एक सवाल जेल में आया, और वो ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम T20 फॉर्मेट जो है वो उसको लीग्स तक ही महदूद कर दें? ये हो सकता है? देखिए, मजा आपका खत्म हो जाएगा। मैं तो चाहती हूँ T20 क्रिकेट इंटरनेशनल भी रहे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं जो टूर्नामेंट्स है, मे बी जैसे आप वर्ल्ड कप हर 2 साल में करते हैं, हमें उसको नजरसानी करनी पड़ेगी कि हम उसकी जगह पे हम कोई ऐसी चीज कर सकें, चैंपियंस जो हम कप कहते हैं, या बाकी चीजें कर सकें जिसको आप एक साल में उसको कर लें और दूसरे साल में किसी और चीज को कर लें।